बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है लेटेंट हीट। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो स्पेसिफिक हीट के हवाले से था। अब स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में फ़र्क क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले टॉपिक के अंदर जब स्पेसिफिक हीट डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यह है स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर। ये पानी की स्पेसिफिक हीट होती है। मतलब इसका ये है कि अगर मेरे पास पानी मौजूद है जिसका टेम्परेचर, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 1 kg मौजूद है वाटर की क्वांटिटी, और इस वाटर की क्वांटिटी का जो टेम्परेचर मेरे पास मौजूद है लेट्स सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जब मैं इसे गर्म करता हूँ तो गर्म करने के मुझे एक मखसूस अमाउंट हीट का सप्लाई करना पड़ेगा। इसको कितना मखसूस अमाउंट देना पड़ेगा, तो इसका जवाब है मुझे इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसको इतनी हीट सप्लाई करने का मतलब क्या होगा, 4200 जूल हीट सप्लाई करनी। अब ये सप्लाई करने से होगा क्या, इसका टेम्परेचर 30 से बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना इजाफा हुआ है, 1 डिग्री का इजाफा हुआ है। यानी जब आप ये 4200 जूल हीट सप्लाई कर देंगे तो हीट सप्लाई करने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। फिर मज़ीद सप्लाई करेंगे 4200 तो 31 से 32 हो जाएगा। मतलब इसका ये होगा जैसे जैसे आप 4200 देते जाएंगे, सप्लाई करते जाएंगे हीट, तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर के अंदर मुसलसल इजाफा होता जाएगा। हम जानते हैं 30 से 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, कंटिन्यू होता जाएगा टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर जैसे ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच जाएगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचने के बाद अब टेम्परेचर पानी का मज़ीद नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा, हीट तो हम सप्लाई करते रहेंगे, कंटिन्यूस हम सप्लाई करते जाएंगे हीट, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टेम्परेचर में इजाफा बंद हो जाएगा। मतलब ये कहने का ये होगा कि हीट जब किसी ऑब्जेक्ट को सप्लाई की जाती है तो सप्लाई करने के बाद हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दे, लेकिन सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हो सकता है टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। अगर हम हीट सप्लाई करें, टेम्परेचर में इजाफा ना, वो चीज़ गर्म ना हो रही हो, मतलब अगर वो चीज़ गर्म नहीं हो रही, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकंड ऑप्शन ये होगा कि हम जानते हैं कि जैसे ही पानी 100 डिग्री पे पहुंचता है तो 100 डिग्री पहुंचने के बाद पानी अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। वो स्टीम यानी वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा। जो लिक्विड होगा वो इस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। मतलब कहने का ये होगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद पहला ऑप्शन हो सकता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। अगर टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस ना हो, इसका मतलब ये होगा कोई और यहाँ पर फिनोमेना हो रहा है। और वो फिनोमेना क्या हो रहा है, वो फिनोमेना ये होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई की जाए और हीट सप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या होगा, मेरे पास वो ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में था और वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो जाए गैसियस फॉर्म में। यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करता हूँ तो हीट सप्लाई करने के बाद वो हीट क्या करेगी, सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, या लिक्विड से, मतलब मेरे पास अगर बर्फ़ मौजूद है और बर्फ़ को मैं गर्म करना शुरू कर देता हूँ तो बर्फ़ तो सॉलिड होती है, तो गर्म करने के बाद बर्फ़ क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। अगर मैं पानी को गर्म करता हूँ तो पानी गैस बन जाएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो मैं हीट दूंगा, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो मैं हीट दूंगा, उस हीट को कहा जाएगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट की हालत, किसी, जैसे हम जानते हैं मैटर की 3 स्टेट हमने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है किसी ऑब्जेक्ट को तो मुझे हीट सप्लाई करनी है। उस हीट को स्पेसिफिक हीट नहीं कहेंगे। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ये होती है कि वो हीट का अमाउंट जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दे, 30 से 31 1 डिग्री, 31 से 32 1 डिग्री तक बढ़ा दे, अगर इस हीट को स्पेसिफिक हीट कहेंगे। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। चेंज क्या होती है, उसकी स्टेट, उसकी हालत चेंज हो जाती है। अगर वो सॉलिड स्टेट में था तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में था तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, वो हीट की क्वांटिटी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सप्लाई करने के बाद उसकी स्टेट चेंज होने का मतलब सॉलिड था, लिक्विड था। लेट्स सपोज ये मार्कर है मेरे पास, तो इस मार्कर को मैं इतनी हीट सप्लाई करूँ, ये पूरा मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद क्या बन जाए, ये लिक्विड बन जाए। तो वो जो हीट होगी इसको मेल्ट करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड होगी, लिक्विड बनाने के लिए मैं उसे हीट नहीं कहूँगा, उसके लिए नाम क्या रखूँगा, लेटेंट हीट। तो एक ये पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के हवाले से। तो ऐसा अमाउंट ऑफ हीट
जो रिक्वायर्ड होता है चेंज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को। स्टेट चेंज करने का मतलब ये सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, हम उस अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट हम उस ऑब्जेक्ट का कंसीडर करेंगे उसका मास वो यूनिट मास होगा। यानी मैं अगर मिसाल लेता हूँ यहाँ पर कि अगर मेरे पास पानी मौजूद है तो 1 किलोग्राम पानी मौजूद है। लेट्स सपोज कोई और मिसाल लें हम कि मेरे पास एक एल्युमिनियम मौजूद है और एल्युमिनियम का मास 1 kg है। इस एल्युमिनियम को जो है मुझे हीट सप्लाई करनी है और हीट सप्लाई करने के बाद इस 1 किलोग्राम सॉलिड एल्युमिनियम को गर्म करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, उस वक्त तक गर्म करते रहना है जब तक सारा का सारा सॉलिड एल्युमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड एल्युमिनियम में। तो जो हीट का अमाउंट चाहिए होगा उसको लिक्विड बनाने के लिए, उस हीट के अमाउंट को मैं क्या नाम दूंगा, लेटेंट हीट नाम दूंगा। तो लेटेंट हीट का मतलब किसी भी 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को मुसलसल उसकी स्टेट चेंज करनी है। सॉलिड है तो लिक्विड बनानी है, लिक्विड है तो गैस बनानी है, उस हीट को लेटेंट हीट बोलेंगे। अब लेटेंट हीट के फॉर्मूले के हवाले से बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डेल्टा की इज प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा आपको उतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। मतलब अगर मैं 1 kg एल्युमिनियम की जगह पे आपसे कहता हूँ कि आपके पास 2 kg एल्युमिनियम है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर कम अमाउंट में एल्युमिनियम होगा तो कम हीट रिक्वायर्ड होगी स्टेट चेंज करने के लिए। यानी मास और हीट का जो रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन हुआ, ज़्यादा मास तो ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद कॉन्स्टेंट यहाँ पर लगाया हमने। अब ये कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एल का मतलब है यहाँ पर लेटेंट हीट, एल का मतलब है यहाँ पर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब हमने पढ़ लिया। लेटेंट हीट का मतलब है हर ऑब्जेक्ट को, ऐसा तो नहीं है कि जितनी हीट मुझे 1 किलोग्राम एल्युमिनियम को लिक्विड बनाने के लिए चाहिए वही हीट अगर मेरे पास बर्फ़ मौजूद है, यानी अगर मेरे पास आइस मौजूद है और मेरे पास मौजूद है एल्युमिनियम, तो मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि जितनी हीट मुझे बर्फ़ को पिघलाने के लिए चाहिए उतनी हीट मुझे एल्युमिनियम को पिघलाने के लिए चाहिए। हो सकता है कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए मुझे कम हीट चाहिए हो, एल्युमिनियम को पिघलाने के लिए मुझे ज़्यादा हीट चाहिए हो। मतलब कहने का ये कि हर ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है। उस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट को नाम क्या देते हैं, लेटेंट हीट। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हर ऑब्जेक्ट की सेम होती है लेटेंट हीट, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कॉपर की कुछ और होगी लेटेंट हीट, एल्युमिनियम की कुछ और होगी, वाटर की कुछ और होगी। हर ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ लेटेंट हीट होती हैं। जबकि डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एल एम। एल यहाँ पर लेटेंट हीट है, डेल्टा क्यू यहाँ पर हीट है और एम का मतलब मास होता है। अब लेटेंट हीट दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर दो तरह की लेटेंट हीट है, फ्यूजन और वेपराइजेशन। अब इन दोनों में फ़र्क को समझते हैं। जैसा कि आपको नाम में नज़र आ रहा है कि फ्यूजन लिखा हुआ, तो फ्यूजन का मतलब यहाँ पर यही है कि हमारे पास एक सब्सटेंस मौजूद है और वो सब्सटेंस जो मौजूद है हमारे पास वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। हमारे पास जो सब्सटेंस मौजूद है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। अगर मेरे पास 1 किलोग्राम सॉलिड फॉर्म में चीज़ मौजूद है, मुझे उसको हीट सप्लाई करनी है, उसको हीट सप्लाई करनी है और हीट सप्लाई करने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में जो 1 kg था वो सब का सब चेंज हो जाएगा सॉलिड फॉर्म से किस में, लिक्विड फॉर्म में। यानी अगर मुझे 1 किलोग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली खुद ब खुद तो नहीं होगा, उसको मुझे गर्म करना पड़ेगा। और गर्म करने के लिए जो मैं हीट दूंगा उस हीट को नाम दूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होगा, किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को मुकम्मल तौर पे लिक्विड में बनाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पर L यानी लेटेंट हीट, F यानी कि फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल्स टू 3.36 10⁵ जूल पर kg। मतलब क्या इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके पास पानी मौजूद है और कितना पानी मौजूद है आपके पास 1 किलोग्राम, अगर आपके पास पानी मौजूद है सॉलिड फॉर्म में यानी आइस फॉर्म में मौजूद है, आपके पास 1 kg आइस मौजूद है और मैं आपसे कहता हूँ कि इस पूरी आइस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है 1 kg में, डेफिनेटली गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए कितनी हीट देंगे, तो इसका जवाब है आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी 3.36 10⁵। यानी अगर मैं 1 किलोग्राम बर्फ़ को इतनी हीट सप्लाई कर दूं तो इतनी हीट सप्लाई करने के बाद बर्फ़ जो है अपनी स्टेट, अपनी हालत चेंज कर लेगी और चेंज करने के बाद उसकी हालत क्या हो जाएगी, लिक्विड। इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब हम बात करते हैं तो वेपराइजेशन के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो है लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस मौजूद होता है, लिक्विड फॉर्म में, और हम उसको इतनी हीट सप्लाई करते हैं, इतनी हीट सप्लाई करते हैं कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यानी अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है
और अगर मुझे उसको लिक्विड से गैस या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वेपर बनाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी, और लिक्विड बनाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है वो फ्यूजन कहलाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर 2.26 10⁶ V मतलब वेपराइजेशन, तो ये जो है लिखी हुई लेटेंट हीट फॉर वाटर, यानी अगर आपके पास वाटर मौजूद है 1 kg तो 1 किलोग्राम लिक्विड वाटर को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मुकम्मल तौर पर वेपर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितनी हीट उसको सप्लाई करनी पड़ेगी 2.26 10⁶ जूल पर kg। ये तो हमने लेटेंट हीट के बारे में बात की। अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से मुताल्लिक एक न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने स्पेसिफिक हीट में क्या पढ़ा, स्पेसिफिक हीट के अंदर हमने ये डिस्कस किया किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई की जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और लेटेंट हीट में हीट क्यों सप्लाई की जाएगी, इसलिए सप्लाई की जाएगी ताकि अगर स्टेट चेंज करनी है तो ऐसी हीट को लेटेंट हीट कहेंगे, और अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, लेट्स सपोज अगर हम चाय बना रहे होते हैं तो चाय बनाते वक्त जो हीट सप्लाई करेंगे वो हीट लेटेंट हीट नहीं होगी, वो हीट स्पेसिफिक हीट होगी। क्यों स्पेसिफिक होगी, क्योंकि हम चाय का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि चाय का पानी जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, भाप बन के उड़ जाए, हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे। तो चाय बनाते वक्त, इवन खाना पकाते वक्त भी हम कौन सी हीट सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिक हीट सप्लाई करेंगे। अगर हम लेटेंट हीट की बात करते हैं, लेटेंट हीट के अंदर क्या होगा, वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगी सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस। अब इस टॉपिक के हवाले से हम न्यूमेरिकल जो डिस्कस कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक पे मौजूद है हमारी, और इसके लिए हमें जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर देखना है वो है पेज नंबर 38। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 38 है, और न्यूमेरिकल नंबर जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी वो है न्यूमेरिकल नंबर 11.6। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर कहा जा रहा है कि आपके पास एक आयरन का ब्लॉक है, लोहे का एक ब्लॉक है आपके पास, लोहे का बना हुआ, उसका मास जो गिवन है हमें वो है 2 kg, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर m यानी कि मास, m यानी कि मास, किसका मास है ये, तो ये आयरन का मास है, m मास लोहे का मास, और ये है लोहे का मास 2 kg, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। मास ऑफ आयरन इक्वल्स टू 2 किलोग्राम। इस आयरन के मास को हमने लिया है फर्नेस से, भट्टी से हमने लिया है, जहाँ इसको गर्म किया गया, गर्म किया गया, गर्म किया गया। किस टेम्परेचर तक गर्म किया गया इसको गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए। जो टेम्परेचर था उस वहाँ पर वो था 650 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जिस भट्टी के अंदर ये टुकड़ा मौजूद था लोहे का, वहाँ पर टेम्परेचर 650 था, यानी इस 650 तक हमने इस आयरन के पीस को गर्म करते गए, गर्म करते गए। उसके बाद ये किया हमने, इसको प्लेस कर दिया ब्लॉक ऑफ आइस पर। अब इसको दोबारा समझते हैं कि हमारे पास जो है एक टुकड़ा मौजूद है जो कि आयरन का बना हुआ है, और इसको हमने भट्टी से लेकर आए थे फर्नेस से, जहाँ पर टेम्परेचर कितना था इसका 650 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी ठीक ठाक गर्म है ये। उसके बाद हमने एक बर्फ़ की सिल ली, बर्फ़ की एक बहुत बड़ी सिल हमारे पास मौजूद थी। बर्फ़ का मतलब कह लीजिए आपके पास एक ब्लॉक मौजूद है जो कि आयरन से काफ़ी बड़ा है। इस आयरन के ब्लॉक को उठाकर किस पर रख दिया, लाकर बर्फ़ पर लाकर रख दिया, यानी ये उठाया यहाँ से ब्लॉक, और इस ब्लॉक को उठाकर हमने यहाँ से हटाया, और हटाने के बाद इसको प्लेस कर दिया, कहाँ पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर। ये आयरन का ब्लॉक था हमारे पास, 650 टेम्परेचर पर था, वहाँ से उठाकर रख दिया इसको हमने आइस पर। ये हो गया आयरन ब्लॉक 650 टेम्परेचर पर। हम जानते हैं कि बर्फ़ जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, 650 टेम्परेचर है इसका। 650 टेम्परेचर का मतलब अपने बर्फ़ पर ला कर रख दिया। बर्फ़ पर ला कर रखने का मतलब क्या, 651 हो जाएगा, 652 हो जाएगा। आप जानते हैं आपने एक गर्म चीज़ को ठंडी चीज़ पर ला कर रख दिया है, तो क्या होगा, जब गर्म चीज़ को आप ठंडी चीज़ पर ला कर रखेंगे तो ला कर रखने पर यह होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर 650 नहीं होगा, अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो बहुत गर्म था आयरन का पीस वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको बर्फ़ पर रखा है। तो ये 650 आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा, 649, 648, 646, 645 रेड्यूस होता जाएगा, रेड्यूस होता जाएगा। कब तक रेड्यूस होगा, तो इसका जवाब है 0 डिग्री तक रेड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री वो टेम्परेचर था जिसके ऊपर हम जानते हैं
कि अगर आपके पास बर्फ़ मौजूद है तो बर्फ़ जो है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आयरन रखने पर क्या होगा, आयरन रखने पर ये होगा कि जो आपके पास बर्फ़ मौजूद थी वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गर्म चीज़ रखी है आपने। इसलिए हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कितनी बर्फ़ पिघलेगी। हमें सवाल के अंदर ये जानना है कितनी आइस पिघलेगी। हो सकता है पूरी आइस पिघल जाए, हो सकता है थोड़ी सी आइस पिघले। कितनी बर्फ़ पिघलेगी, क्यों पिघल रही है, इसका जवाब ये पिघलने की वजह ये है क्योंकि आपने गर्म चीज़ को एक ठंडी चीज़ पर लाकर रख दिया है, जिसकी वजह से दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो कितनी, आयरन तो मेल्ट होने से रहा, यहाँ पे मेल्ट कौन होगा, आइस मेल्ट हो जाएगा। हाँ, आयरन मेल्ट नहीं होगा, आयरन का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, 650 से कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है कुछ कांस्टेंट यूज़ करने जा रहे हैं। जो यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज़ करने जा रहे हैं वो कांस्टेंट हमारे पास कुछ ये हैं, जैसे कि हम स्पेसिफिक हीट यूज़ करेंगे आयरन की, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन जो होती है हमारे पास वो है 499.8, जबकि लेटेंट हीट हमें आइस के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो वो हमें गिवन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 10⁵ जूल पर केजी। याद है ये दोनों कांस्टेंट है, हमें पेपर में गिवन होंगे, ये दोनों कांस्टेंट है, पेपर में हमें गिवन होंगे। तो सवाल क्लियर हो गया होगा। सवाल के अंदर हमने क्या देखा था, हमारे पास एक आइस का ब्लॉक था, हमने उस पर लोहे के पीस को लाके रख दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। हमें ये देखना है कि इसके अंदर हॉट ऑब्जेक्ट कौन है, गर्म कौन है। तो गर्म जाहिर सी बात है आयरन है, और ठंडा ऑब्जेक्ट कौन है जिसका टेम्परेचर कम है। तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 650 है। तो इसका मतलब हीट लॉस्ट, हीट निकलेगी किसके अंदर से, हीट निकलेगी लोहे के अंदर से, और हीट जाएगी किसके अंदर, हीट जाएगी आइस के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका फॉर्मूला, जब हम लिखेंगे तो फॉर्मूला कुछ यूँ लिखेंगे कि हीट लॉस्ट, हीट ज़ाया हो रही है, हीट लॉस्ट कौन कर रहा है, तो इसका जवाब है हीट लॉस्ट कर रहा है, हीट लॉस्ट बाय आयरन इक्वल्स टू, यानी हीट ज़ाया की आयरन ने। हीट गेन भी करेगा कोई, तो हीट गेन कौन कर रहा है, जिसका टेम्परेचर कम है। ये तो हीट इसमें से निकल रही है, जा कहाँ रही है, वो आइस के पास जा रही है, जब भी तो आइस मेल्ट हो रही है, यानी हीट गेन बाय आइस, हीट लॉस बाय आयरन इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट हीट लॉस करता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट को गेन करता है। जबकि हीट का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हीट का फॉर्मूला होता है Cm डेल्टा T, जबकि हीट का फॉर्मूला Lm भी होता है। यानी हीट के दोनों ही फॉर्मूले Cm डेल्टा T भी Lm भी, हमें कैसे पता कहाँ पर Cm डेल्टा T यूज़ करना है, कहाँ पर Lm यूज़ करना है। हीट का फॉर्मूला होता है Cm डेल्टा T भी, और हीट का फॉर्मूला होता है Lm भी, दोनों ही ठीक हैं। हमें देखना पड़ेगा, अगर हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे Cm डेल्टा T, अगर कहीं पर स्टेट चेंज हो रही है वहाँ यूज़ करेंगे Lm। मतलब अगर सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, जैसे बर्फ़ है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा हीट का फॉर्मूला Lm। यही वजह है कि मैंने आइस के लिए यूज़ किया है हीट का फॉर्मूला Lm, और क्योंकि आयरन का टेम्परेचर कम हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने उसके लिए यूज़ किया Cm डेल्टा T। जबकि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मास जो है आइस का होगा, जबकि यहाँ पर ये मास होगा आयरन का। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है एग्जांपल नंबर 11.6। इस एग्जांपल के अंदर हमने डाटा कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह जो सोल्यूशन होगा वो लेक्चर नंबर ये हमारा 20A है, तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा उसके अंदर हम इसके सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे।